Screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So these are the tax rates for assessment year 2021 and 21-22. Most likely you will be using this particular assessment year because it is the ongoing year in which everyone is calculating the income for the previous year 2021. So आप लोगों के लिए भी 90% chances are there that you will be using assessment year 21-22 only. ठीक है, although there are no much changes in the existing schemes of the rates. Now what is happening in India, there are two types of rates, existing schemes rates and the new scheme rates. ठीक है, ये assessment year 21-22 से ही शुरू हुआ है जिसमें लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि वो दोनों स्कीम्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो अभी मैं आपको एग्जिस्टिंग स्कीम के बारे में बताती हूँ. सो दिस इज फॉर एन इंडिविजुअल irrespective of his residential status, okay, whether he is resident or whether he is non-resident, other than senior and super senior citizens. Okay, so senior are the ones who is 60 years or more during any time during the previous year. ठीक है, वो 60 years या 60 years से अगर ज्यादा हो गया है, उसका बर्थडे आ गया प्रीवियस ईयर में और वो 60 से ज्यादा हो गया या 60 का हो गया, तो वो सीनियर सिटीजन है. सुपर सीनियर सिटीजन आर द वन हु हैव क्रॉस्ड 80 years of age. ठीक है, जो पिछले साल में 80 years के हो गए या उससे ज्यादा के, उनको छोड़कर. ठीक है, सो सारे इंडिविजुअल्स हु आर लेस देन 60 years of age और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली or association of persons or body of individuals or any other artificial juridical person, इन सब के लिए रेट्स आर दिस. आपके सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल और HUF है, नॉट HUF, सॉरी, इट्स पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आपको मतलब इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस अभी इंडिविजुअल्स के लिए देख लो कि इंडिविजुअल्स के लिए ये रेट्स है. सो एज पर असेसमेंट ईयर 21-22 up to 2,50,000 the individual is not required to pay anything to the government. ठीक है, अगर उसकी इनकम, यहाँ पे इनकम कौन सी हो रही है, टैक्सेबल इनकम. ठीक है, आपको याद होगा फॉर्मेट, जो टैक्सेबल इनकम होता है आपका, दिस ये टैक्स ही आ गया इसमें एक्चुअल में, दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम का, हाँ दिस वन. ठीक है, सो टोटल इनकम विच इज द नेट इनकम, इसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, आपने 5 head से ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लिया, फिर डिडक्शंस हो गई, फिर जो आपकी इनकम है, ये इनकम की बात हो रही है. सो अगर ये 2.5 लाख तक है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग. उससे नेक्स्ट अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर की बात हो रही है, तो उस केस में 5% तक का लगेगा. फिर मोर देन 5 lakhs है तो उससे नेक्स्ट 5 lakhs पे 20% लगेगा, या फिर ग्रेटर देन 10 lakhs है तो 30% लगेगा. तो ये हमेशा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा. ठीक है, सो एक बारी मैं आप लोगों को सॉरी दिखाती हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है. ठीक है, सो दीज आर आर रेट्स, और दोनों असेसमेंट ईयर में देख लो कोई फर्क नहीं है, तो चाहे असेसमेंट ईयर 2021 हो चाहे 21-22, रेट्स आर सेम इन द एग्जिस्टिंग स्कीम. ठीक है, सो सपोज एक इंडिविजुअल था और उसकी नेट इनकम थी सपोज 7,80,000. ठीक है, इतनी उसकी इनकम थी. ठीक है, मैं इसका साइज बड़ा कर देती हूँ. ठीक है, 7,80,000 नेट इनकम थी. अब टैक्स निकालना है, तो टैक्स में कहते हैं 2,50,000 तक इट इज निल. ठीक है, जीरो रेट है, तो मतलब इसकी टैक्सेबल इनकम इज, मतलब टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 इज जीरो. नेक्स्ट स्लैब जो हमारी है वो है 2,50,000 से 5 लाख तक की. तो अभी हमारा 7,80,000 में से कितना यूज हो गया फर्स्ट स्टेप पे, बैलेंस अभी भी 5,30,000 का बचता है. तो मतलब जो नेक्स्ट स्लैब है हमारी 2,50,000 से 5 लाख तक पे, उस पे कितना लगेगा, 5%. सो नेक्स्ट 2,50,000, जो 2,50,000 से 5 लाख है ना, तो इसका बीच का 2.5 लाख. ठीक है, सो पूरे 2.5 लाख पे 5% लग जाएगा. ठीक है, सो 5% दिस ऑफ दिस. ठीक है, 12,500. ऑल्दो हमने पढ़ा हुआ है कि रिबेट दी हुई है, अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है तो
उसको रिबेट मिल जाएगी और उसकी टैक्सेबल इनकम 0 हो जाएगी. बट इन दिस केस दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज इनकम ऑफ 7,80,000 विच इज डेफिनेटली हायर देन 5 लाख, तो ये लगेगा इस पे. ठीक है. नेक्स्ट आपकी क्या स्लैब है? 5 लाख से 10 लाख. सो नेक्स्ट 5 लाख पे 20%. ठीक है. बट बचा कितना है उसका? उसके 2.5 लाख पे टैक्स लग गया, उसके नेक्स्ट 2.5 लाख पे भी लग गया. बचा कितना है? 5 लाख खत्म हो गया. बचा कितना है? 2,80,000. Okay, this is 20%. So this is 20% into this. Now you will do sum. So total उसकी जो टैक्स है उसकी इनकम पे it is 68,500. आप हमेशा ये देखना कि जो स्लैब रेट है अप टू 2,50,000 जीरो, उसके नेक्स्ट ये देखो इसमें गैप कितना है? 2,50,000. उसका नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, उससे नेक्स्ट 5 लाख पे, क्योंकि गैप कितना है? 5 लाख, उस पे 20%, और अबाउ 10 लाख 30%. ठीक है. सो स्लैब रेट से ये इतना बन गया. उसके बाद आप क्या करते हो? इसमें सरचार्ज देखते हो. सरचार्ज का कंसेप्ट अभी मैंने नहीं करा है तो उसको छोड़ो. उसके बाद आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है. ठीक है. हर इनकम पे लगता है वो, हर मतलब टैक्स पे लगता है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज एट द रेट ऑफ 4%. ठीक है. सो 4% मल्टीप्लाई बाय दिस. सो इन दोनों को आप सम करोगे, आपकी आ जाएगी टैक्स पेएबल. ठीक है. ये आपका टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा. ठीक है. अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो बताना मुझे. ठीक है. मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ. ठीक है. सपोज नाउ द इनकम इज से 12,50,000. ठीक है. 12,50,000, एक जीरो और लगेगा. ठीक है. सो अप टू 2,50,000 इट इज 0. ठीक है. करना ही नहीं है. नेक्स्ट 2,50,000 जो है, ठीक है, नेक्स्ट 2,50,000 पे कितना लगेगा? 5%. तो ये सेम होगा 5% इंटू दिस विच इज 12,500. उसके बाद नेक्स्ट किस पे? 5 लाख पे, क्योंकि क्या है आपका स्लैब रेट? 5 लाख टू 10 लाख. तो नेक्स्ट 5 लाख पे हमारा कितना लगेगा? 20%. So it is 20% multiply by 5 lakh. This. अभी भी मेरी इनकम नहीं खत्म हुई है. मेरी इनकम अभी भी 10 लाख तक लगी हुई है. मेरा 12,50,000 है, मतलब अभी भी 2,50,000 मेरा बच्चा है. तो ये कहता है एनी इनकम अबाउ देन 10 lakhs इट इज 30%. तो मेरा कितना बचा है? अबाउ 10 लाख इट इज 2,50,000 और उसका रेट है 30%. ठीक है. सो उस पे टैक्स लगेगा 30% इंटू दिस 2,50,000. इसके बाद मैं इसका सम करूंगी. इसके बाद इस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाऊंगी और इन दोनों को जब सम करूंगी तब मेरा टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा. ठीक है. सो हर बारी आपको क्या करना है? स्टार्टिंग के 2,50,000 को अवॉइड करना है. उससे नेक्स्ट 2,50,000 को 5%. अगर उसकी इनकम इससे कम है, 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है, क्योंकि ये जो 12,50,000 है उस पर्सन को एज ए रिबेट के फॉर्म में मिल जाता है. ठीक है. बट अगर उसकी इनकम 5 से अगर 1 रुपए भी ज्यादा है तो ये रिबेट उसको नहीं मिलेगा. वो जो 1 रुपया ज्यादा होगा ना, वो 1 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी 20% टैक्स, जो भी 20% उस 1 रुपी पे लगेगा, उसको ऐड करके उसका टोटल बैलेंस आ जाएगा. ठीक है. सो ये सिर्फ 5 लाख या उससे कम तक के लिए रिबेट है. अगर 1 रुपया भी ज्यादा होता है तो आपका नेक्स्ट स्लैब लगेगा और फिर कोई रिबेट नहीं मिलेगी उस इंडिविजुअल. ठीक है. ये क्लियर है सबको या मैं एक और एग्जांपल कराऊं? मैम कैन यू रिपीट द रिबेट वन? रिबेट वाला? अब सपोज देखो. यस मैम. अब सपोज देखो उसकी नेट इनकम जो आ रही है ना, इट इज 4,50,000. ठीक है. 2,50,000 इट इज नील. ठीक है. हमें पता है 0 है. उससे नेक्स्ट 2,50,000 पे कितना है? 5%. बट 2,50,000 में चार्ज नहीं करूंगी ना, क्योंकि फिर तो 5 लाख उसकी इनकम हो जाएगी. उसकी इनकम कितनी है? 4,50,000. तो फिर मैं नेक्स्ट 2 लाख चार्ज करूंगी. ठीक है. नेक्स्ट 2 लाख
चार्ज किया, इट इज 5%. सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इसकी 10,000 आ गई. बट रिबेट क्या कहती है आपकी कि जिसकी भी इनकम 5 लाख या उससे कम है उसको ये रिबेट मिल जाएगी. सो रिबेट का मतलब क्या है, यहीं पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा रिबेट, ठीक है, माइनस रिबेट जितनी भी है उसकी इनकम, ठीक है. सो इट इज माइनस 10,000, ठीक है. और उसकी टैक्स कितना हो जाएगा फिर, दिस प्लस दिस विच इज 0, ठीक है. ये आपकी रिबेट कहती है. देखो यहाँ पे भी हमारे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A. ये वो रिबेट है 12,500 तक की रिबेट, मतलब 5 लाख से अगर कम है तो जितना भी आपका बन रहा है टैक्स हम आपका पूरा माफ कर देंगे. बट आप सपोज इसी एग्जाम्पल में उसकी नेट इनकम हो जाती है 5 लाख 1 रुपीज, ठीक है. अब उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो पहला 2.5 लाख फ्री 0 उससे नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, so this is this multiply by this. अब उसकी 5 लाख 1 रुपए, तो नेक्स्ट स्लैब पे जाना पड़ेगा हमें, सो 1 रुपी. और नेक्स्ट कितना है स्लैब, रेट कितना है स्लैब पे 20%, सो दिस इज 20 इंटू दिस. और टैक्स कितना बना अब उसका, सम दिस. उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, कोई उसको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी 1 रुपए ज्यादा है, ठीक है. सो इट इज 4% मल्टीप्लाई बाय दिस टैक्स अमाउंट, और ये आ गया आपका टोटल जो टैक्स पेबल है. तो ये जो रिबेट है ना 87A के अंडर, वो सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिसकी इनकम, नेट इनकम इज 5 लाख और लेस देन 5 लाख. अगर 5 लाख से ऊपर होती है तो ही विल नॉट बी गेटिंग एनी रिबेट. क्लियर है सबको. अगर यहाँ पे मैम 5 लाख होती ना, अगर 1 रुपया ज्यादा नहीं होती तो उसका पूरा टैक्स माफ हो जाता है. यस. the rate of health and education cess is fixed. It is 4%. Yes, it is fixed across everybody, across all the persons, all the categories of persons. It is fixed. Okay. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका सीनियर सिटीजन्स. सो सीनियर सिटीजन्स आर द पर्सन who is 60 years or more than 60 years at any time during the previous year. उनका क्या है, उनका स्लैब रेट 3 लाख से शुरू होता है. बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे अप टू 2,50,000 एग्जेम्प्ट है, यहाँ क्या है अप टू 3 लाख एग्जेम्प्ट है. उसके बाद सब सेम है, 3 to 5, 5 to 10, अबाउट 10, ठीक है. ये भी सेम है, रेट सेम है, बस 2,50,000 की जगह 3 लाख कर दिया. इसका मतलब 3 लाख तक दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्स. उसके बाद 5 लाख तक पर रिबेट है, ठीक है. 5 लाख तक भी अगर जो भी टैक्स बन रहा है गवर्नमेंट आपका माफ कर रही है. उसके बाद अगर 5 लाख से ज्यादा है तो फिर पूरा टैक्सेबल आपकी इनकम होगी, मतलब जो भी होगा टैक्स वो सारा आपको पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट है सुपर सीनियर, ठीक है. सुपर सीनियर सिटीजन्स हु आर 80 इयर्स और मोर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सो उस केस में स्लैब इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 लाख, ठीक है. सो यहाँ पे 3 लाख का कंसेप्ट हट गया, यहाँ पे क्या है अप टू 5 लाख इट इज निल. उसके बाद 5 to 10 और अबाउट 10 बिल्कुल सेम है उनके रेट्स. यहाँ पे 5% का कंसेप्ट ही चला गया, जैसे यहाँ पे 5% तक था ना, वो हटा, वो चला गया. अब डायरेक्ट ये स्लैब्स है उनकी कि अप टू 5 लाख एग्जेम्प्टेड, और फिर 5 to 10 20%, अबाउट 10 30%. इसका मतलब अक्रॉस ऑल द इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज एज, 5 लाख to 10 लाख हमेशा 20% पे रेट होगा और अबाउट 10 लाख हमेशा 30% पे. दिस इज द रूल, ठीक है. ये आपको याद करने पड़ेंगे. दीज आर द रेट्स जो आपको हर इंडिविजुअल के केस में यू हैव टू अप्लाई. उसके बाद आता है कंसेप्ट सरचार्ज का. सो सरचार्ज क्या कहता है, इट इज एन एडिशनल चार्ज विच इज पेएबल ऑन इनकम टैक्स. So it is basically an added tax on the taxpayers having a higher income inflow during a particular financial year. ठीक है. सो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि अगर इस अमाउंट से ज्यादा अगर किसी की भी टैक्सेबल इनकम है तो उसमें उसको एक और टैक्स देना पड़ेगा विच इज सरचार्ज.
ठीक है, और ये एप्लीकेबल है सबके लिए। तो इस केस में सपोज किसी की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, सो एडिशनल जो सरचार्ज है इट इज 10%। 1 crore to 2 crore it is 15%, 2 to 5 25%, 5 to 10 37%, exceeding 10 37%, and it is same in both the assessment years. ठीक है, चेंज नहीं हुआ है, असेसमेंट ईयर 21 22 में भी इट इज सेम। ठीक है, सो अगर सपोज एग्जाम्पल देखो, ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। सपोज हिज इनकम इज 78 lakhs, ठीक है, ठीक है, 78 lakhs है, स्टार्टिंग 2,50,000 nil, नेक्स्ट 2,50,000 इट इज 5%, ठीक है, नेक्स्ट 5 lakhs है ना, नेक्स्ट 5 to 10 lakhs में गैप कितना होता है, 5 lakh, तो नेक्स्ट 5 lakh पे 20%, बाद जितना भी है कितना रेट होगा 30%, तो कितना बचा है हमारा 78 lakhs माइनस 10 lakhs, अबाउट 10 lakhs इट इज 30%, तो बचा कितना 68 lakhs, इस पे लगा आपका टैक्स। टैक्स कितना हुआ है, करो सम, दिस इज योर टैक्स। उसके बाद अब लगेगा सरचार्ज, ठीक है, सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, सो इट इज सरचार्ज। कितना है सरचार्ज, बिटवीन 50 lakhs to 1 crore it is 10%, सो लगाओ यहाँ पे 10%, या 2,15,250। अब फिर से इसका सम करो, विच इज टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज, ठीक है, दिस इज टैक्स प्लस सरचार्ज, ठीक है। उसके बाद अब लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, विच इज 4%, सो 4% मल्टीप्लाई बाय दिस पर्टिकुलर टैक्स प्लस सरचार्ज अमाउंट, और उसके बाद अब आएगा आपका टैक्स पेएबल, ठीक है, विच इज सम ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो इस पर्सन को 24,62,460 रुपीज पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। सो सरचार्ज इज बेसिकली अ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मेट है ना, यहाँ पे आपकी कंप्यूटेशन आ गई टैक्स लाइबिलिटी की, आपका टैक्स बन गया, कितना बनेगा आपका, उसके बाद आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद टैक्स एंड सरचार्ज होगा, और उस पे फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, और उसके बाद आपका टोटल टैक्स बनेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल कराऊं या फिर दिस इज क्लियर। अगर 1 करोड़ टू 2 करोड़ के बीच में होगी तो 15% लगेगा, 2 करोड़ टू 5 करोड़ के बीच में होगी तो 25% लगेगा, 5 करोड़ टू 10 करोड़ 37%, एक्सीडिंग 10 करोड़ 37%। ये आपको याद करना है, जिसकी भी नेट इनकम होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि क्या उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल है। सरचार्ज की मिनिमम एप्लीकेबल शुरू हो जाती है 50 लाख से, तो अगर उसकी 50 लाख या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब उसका डेफिनेटली सरचार्ज लगेगा, ठीक है। एंड एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेबल इनकम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रॉस टोटल इनकम। रिमेंबर, ग्रॉस टोटल इनकम के नीचे से हम काफी डिडक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी 80C to 80U होती है, उसके बाद हमारी टोटल इनकम बनती है। तो यहाँ पे हर जगह ये टैक्सेबल इनकम की बात चल रही है, विच इज अ नेट इनकम, विच इज अ टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को वी आर कंपेयरिंग। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 50 lakhs, so it means definitely surcharge will come into the picture. You cannot afford to miss the calculation of surcharge, otherwise your marks will be gone. Clear है सबको, या एक और क्वेश्चन करना है इस पे? Tell me. मैम एक कॉल कर लेते हैं, कॉल कर ले, बताओ, खुद बताओ कौन से अमाउंट पे करवाऊं, कोई भी अमाउंट बताओ। मैम 2 करोड़। 2 करोड़, 2 करोड़ 50 lakhs कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। नहीं तो एग्जैक्ट 2 करोड़ रखोगे तो 15% लगेगा, ठीक है।
सो हमारी इनकम है 2 करोड़। कितने जीरो लगेंगे ना? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. ठीक है, it's a 2 crore. First 2,50,000 we know it is nil. Next 2,50,000 we know it is 5%, so it is 12,500. Next 5 lakh पे we know it is 20%, so it is 1 lakh. उसके बाद greater than 10 lakh rupees. So हमारा कितना बचा है basically 2 crores minus 10 lakh. ठीक है, this is 1 lakh, 10 lakh. तो हमारा जो अमाउंट बचा बना है इट इज 1 करोड़ 90 lakhs. उस पे लगेगा 30%. ठीक है, सो दिस इज द टैक्स. अब हमें करना है टोटल टैक्स करना है पूरा, किसको कितना टैक्स पे करना है. तो हम क्या यूज करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे. सो सम, यहाँ पे मैं सम कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्सेल यूज कर रही हूँ. आप लोग नॉर्मली मैथ में प्लस प्लस कर देना. ठीक है, सो प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. सो इट इज 58,12,500. Now, since I know that my net income is greater, it is falling between 1 crore to 2 crore. ठीक है, so it means definitely surcharge लगेगा. 1 crore to 2 crore, the applicable rate is 15%. Okay, so यहाँ पे instead of 10%, it will be 15% now. ठीक है, क्योंकि हमारा स्लैब कौन सी हो गई, हमारी इनकम रेंज ऑफ इनकम क्या हो गई हमारी 1 करोड़ टू 2 करोड़. इस पे लगेगा हमारा 15%. सीधा सीधा लगता है टैक्स पे. ठीक है, तो 15% ऑफ दिस 58 lakhs 12,500. So this is 87 lakh 1,875. Sorry, 8,71,875. सरचार्ज आ गया. अब हमें करना है अपना टैक्स प्लस सरचार्ज. So this plus this. ठीक है, so it is 66,84,375. अब इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा विच इज 4%. सो इसके ऊपर लगा, ठीक है, टैक्स प्लस सरचार्ज पे 4% का और सेस लग गया. तो ये हो गया हमारा अमाउंट. उसके बाद हमारी टैक्स पेबल कैसे आया, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. So total 69,51,750 इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पे करने हैं टू द गवर्नमेंट. सो सरचार्ज हमेशा तब लगेगा जब 50 लाख से ज्यादा होगा, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगेगा, हमेशा जीरो लगेगा. ठीक है, यहाँ पे अगर 2 करोड़ 50 लाख हो जाता तो हम इस वाली स्लैब में आ जाते, 2 करोड़ टू 5 करोड़. ठीक है, उस स्लैब में आना है. अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मार्जिनल रिलीफ फॉर इंडिविजुअल्स. ठीक है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, बट आई हैव मेड अ वीडियो फॉर दैट. आई हैव गिवन अ लिंक, whosoever is interested they can see it. मार्जिनल रिलीफ फॉर इंडिविजुअल बेसिकली क्या कहता है, बस ये सुन लो. काफी बार क्या होता है, जैसे सपोज इस वाले का लेके चलो 50 लाख टू 1 करोड़. अब सपोज किसी इंडिविजुअल की इनकम थी से 1 करोड़ 5 लाख. ठीक है, 1 करोड़ 5 लाख उसकी इनकम है. अब उसको देखो यहाँ पे 1 करोड़ तक 10% लग रहा है, बट उसकी 5 लाख इनकम बस बढ़ी है, लेकिन उसका टैक्स रेट देखो कितना बढ़ गया है एकदम से 15%. तो गवर्नमेंट कहती है कि इस केस में अगर थोड़ी सी इनकम बढ़ने से तुम एकदम से सरचार्ज के दूसरे स्लैब पे चले जाते हो विच इज अ हायर वन, तो उस केस में हम रिलीफ दे देंगे इंडिविजुअल को. और रिलीफ कितना मैक्सिमम होगा, जितने उसकी इनकम बढ़ी है. ठीक है, तो इसमें होता है कि जैसे 5 लाख उसकी इनकम बढ़ी थी, 1 करोड़ थी, 1 करोड़ से 5 लाख हो गई, और वो एकदम से क्या हो गया, दूसरी स्लैब रेट पे चला गया. तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर ऐसे हो जाता है और उससे उसका टैक्स पेबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा. जो सरचार्ज पहले 10% लग रहा था वो 15% लगेगा. तो वो कहते हैं कि उसको रिलीफ दे देंगे. और रिलीफ कितना होगा कि ज्यादा से ज्यादा उसकी जो इनकम बढ़ी है ना, बस उतना ही उसको टैक्स पे करना पड़े 5 लाख. इससे ज्यादा तो वो कभी भी टैक्स नहीं पे करेगी. ठीक है, जिसको पता होगा, जिसने सीए में कर रखा है उसको समझ में आ गया होगा, बट जिसको नहीं आया है वो वीडियो देख लेना अगर समझना है. और अगर
नहीं तो वैसे इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मार्जिनल रिलीफ से, इट इज नॉट इन योर सिलेबस। जस्ट अ मिनट। यस, सो क्लियर, ठीक है। वीडियो का लिंक आई विल शेयर, यू कैन सी फॉर योर जनरल नॉलेज, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं आपके टैक्स के उसमें, that in case where the net income exceeds 50 lakhs but does not exceed 1 crore, then the amount payable as income tax and surcharge shall not exceed the total amount payable as income tax on total income of rupees 50 lakh by more than the amount of income that exceeds 50 lakhs। मतलब जितनी भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, जैसे एकदम से आप दूसरे स्लैब उसमें आ रहे हो, तो वो जितनी बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा आपको उतना ही अमाउंट का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, आप उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इनकम तो बढ़ी है बस 5 लाख, बट आप दूसरे स्लैब में आ गए जिससे सरचार्ज से आपका टैक्स बढ़ गया सपोज 10 लाख, तो गवर्नमेंट कहती है अब ऐसे में आप 10 लाख नहीं दोगे, आपकी जितनी बढ़ी है ना 5 लाख, आप उतना ही दे देना, मतलब हम आपको एडिशनल 5 लाख का रिलीफ दे देंगे। इसका इन शॉर्ट ये मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप टैक्स जो दोगे वो उतना ही होगा जितनी आपकी इनकम बढ़ी है, ठीक है। Next comes new special rates for individuals and HUF for assessment year 21-22. Now this is applicable from this assessment year only, कि it has been given as an option, ठीक है, to the individuals or HUF to pay the tax at a rate which is lower than the existing rates, ठीक है। अभी जो हमने existing rates करे थे उसमें क्या था, up to 2,50,000 nil, it is same। उसके बाद 2 लाख से 5 लाख 5%, ये भी सेम है। उसके बाद एग्जिस्टिंग में क्या था, 5 लाख से 10 लाख तक डायरेक्ट 20% लग रहा था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके बाद आपके और थोड़े डिविजन्स हो जाएंगे जिससे आप थोड़ा कम रेट पे कर सकते हो, कि 5 लाख से 7,50,000 तक आप 10% कर दो, अगर आपकी 7,50,000 से भी ज्यादा है तो अप टू 10 लाख आप 15% कर दो। अबव, वहां पे अबव 10 लाख पे क्या था 30%, यहाँ पे क्या है 10 लाख टू 12,50,000 इट इज 20%, then 12,50,000 to 15 lakh it is 25%, and above 15 lakh 30%। so ये जो न्यू स्कीम निकाली है ना गवर्नमेंट ने, ये क्यों निकाली है, एक्चुअल में हमारी जो टैक्स है ना वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, in the way that there are lot of exemptions and there are lot of deductions which are available which an individual can use, but at the same time वो आपकी इनकम को तो डेफिनेटली रिड्यूस कर देते, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा ही है, एग्जेम्पशन और डिडक्शंस दोनों की दोनों आपकी इनकम को रिड्यूस कर देते हैं। बट क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करो कि एक इंडिविजुअल को हैव टू हैव अ नॉलेज फॉर ऑल दीज डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, मतलब व्हाई इज इट सो, इंस्टेड जस्ट गिव अस अ टैक्स ऑन अ फ्लैट रेट। अगर आपकी 8 लाख है तो डायरेक्ट हमें इस कैलकुलेशन के हिसाब से डायरेक्ट हमें टैक्स कर दो, इसमें एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस लाओ ही मत कैलकुलेशन में, so that particular calculation becomes easier। but the major problem is that individuals know that there are a lot of deductions and exemptions they can claim of। so क्या करते हैं, अगर वो क्लेम कर लेते हैं ना तो उनकी इनकम कम होती है, तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स पे भी उनका टैक्स रेट काफी बार कम पड़ता है एज कंपेयर टू न्यू रेट्स। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए इट इज बेनिफिशियल टू यूज द एग्जिस्टिंग स्कीम बिकॉज आई वांट टू यूज द डिडक्शंस, ठीक है। लेकिन जिसको डिडक्शंस नहीं करना, क्योंकि डिडक्शंस ना जब मिलती है जब कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू आपको डिडक्शंस मिलती है। जैसे 80C में 1,50,000 तक की डिडक्शन, वो 1,50,000 आई हैव टू इन्वेस्ट समवेयर, ठीक है। वहां पे वो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स बोलता है कि आप पीएफ में कर दो, आप म्यूचुअल फंड्स में कर दो, आप एलआईसी में कर दो। इन सब में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है वो 1.5 लाख से और कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स भी किसके लिए हो रही है, मेरे लिए, ठीक है। मुझे फ्यूचर में बेनिफिट तो देंगी, मतलब मेरा टैक्स भी बच रहा है, एट द सेम टाइम मेरी सेविंग्स भी हो रही है। बट अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि
it is your choice whether you want to make investment or not. We are not asking you to make any kind of investments. Just pay us the tax on a flat rate system. ठीक है? So government कह रही है कि we are trying to make this particular tax structure a little bit easier, so that this whosoever is paying the tax, they don't have to read so many things there that they through which they can reduce their tax liability. तो कह रहा है कि ऐसा करना ही नहीं है, आप फ्लैट दो, जैसे बहुत कंट्रीज में ना फ्लैट रेट चलता है, तो इंडिया भी कह रही है कि आप आगे से फ्लैट दो. तो जब ये इंट्रोड्यूस कराया गया था ना, फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें ना जो निर्मला सीतारमण जो भी है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला था कि ये ऑप्शन जो है अभी ये शायद 3 या मैक्सिमम 4 साल तक रहेगा, उसके बाद हम न्यू रेट ही लाएंगे, एग्जिस्टिंग रेट्स नहीं होगा. अभी तो वी आर गिविंग दिस एज एन ऑप्शन, बट फ्यूचर में वी माइट जस्ट इम्पोज द न्यू स्कीम रेट ओनली. ठीक है, इससे क्या होगा कि इजियर रहेगा थोड़ा टैक्स स्ट्रक्चर ना, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. बट अभी बहुत ऐसे इंडिविजुअल्स है, एक्चुअल में वो सारे इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 10 लाख, मतलब जो टैक्सेबल इनकम होती है आफ्टर यूजिंग ऑल द डिडक्शंस, अगर उनकी 10 लाख से कम पड़ती है ना, तो उनके लिए एग्जिस्टिंग स्कीम बेटर. बट जिसकी भी सारा कटकुटा के 10 लाख से ऊपर बैठते हैं ना, उनके लिए न्यू स्कीम इज बेटर. ठीक है, इन शॉर्ट ऐसा होता है. बट आपके एग्जाम में ना दोनों आ सकता है, क्योंकि असेसमेंट ईयर पे एप्लीकेबल है. ठीक है, सो एक बार ये क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर. मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा मतलब स्कीम बेटा क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन में डेफिनेटली होगा क्वेश्चन में. और अगर नहीं होगा ना, तो जस्ट राइट इट दैट आई एम यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीम्स और आई एम यूजिंग द न्यू रेट्स. और मैं तो आप लोगों को बोलूंगी कि न्यू ही करना, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का ना झमेला ना काफी हद तक चला जाता है. सीधा सीधा आपकी इनकम कैलकुलेट होती है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना कि इसमें एग्जेम्पशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी, क्योंकि हर एग्जेम्पशन में भी ना बहुत फॉर्मूलाज है. जब आप सैलरी करोगे ना, जब आपको समझ में आएगा कि हर में बहुत चीजें हैं. तो एज अ स्टूडेंट तो आई विल एडवाइस, मतलब मैं तो पक्का तुम्हें बोलूंगी कि तुम लोगों के लिए इजियर है न्यू रेट से सारे क्वेश्चंस कर देना. ठीक है, इतना सोचना ही नहीं है. इनकम में ऐड करो और सीधा फ्लैट पे कर दो. कुछ कुछ है बस डिडक्शंस एग्जेम्पशंस जो अलाउड है, वो मैं बता दूंगी, बहुत थोड़ी है. ठीक है, so suppose our income is taxable income, suppose it is say 11 lakhs. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है 2,50,000, सेम है 0 0. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 पे इट इज 5%. सो नेक्स्ट 2,50,000 is 5%. So it is again 12,500 आएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 पे इट इज 10%. So 2,50,000 पे नेक्स्ट 2,50,000 पे इट इज 10%, which is 5,000. उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 पे इट इज 15%. ठीक है, सो नेक्स्ट 2,50,000 it is 50%. So this multiply by this, मतलब इसमें ना एक रेंज ली हुई है बस 2,50,000 की. ठीक है, और यहाँ पे भी सब कुछ 5% से इंक्रीज हो रखा है. तो ऐसा याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. मैं कितने पे चार्ज लगा चुकी हूँ अभी तक? 10 लाख पे लगा चुकी हूँ. अब बचा कितना है मेरा? जस्ट 1 लाख. उस 1 लाख पे कितनी है? 20%. So 20% into 1 lakh is this. अब हो गया मेरा टैक्स. टैक्स कितना है मेरा? सम ऑफ ऑल दीज, मेरा टैक्स हो गया. उसके बाद मेरा हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया, विच इज 4%. सरचार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि मेरी इनकम बस 11 लाख थी. सो इट इज 4% ऑफ दिस. मेरा टैक्स पेबल आ गया है, टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. इतना आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. ठीक है, अगर सरचार्ज होता तो सरचार्ज लगता. सरचार्ज नहीं हटाया, सरचार्ज अभी भी है, सिर्फ स्लैब रेट्स चेंज हुए. ठीक है, और ये स्लैब रेट्स उन्हीं को मिलेंगे जो अपनी सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को छोड़ देगा.
कि मुझे वो सारी क्लेम नहीं करनी है, मेरा जो इनकम है उसके अकॉर्डिंगली मुझे फ्लैट पे आप टैक्स पे करो, फ्लैट रेट। क्या एक और एग्जांपल कराऊं या इज दिस क्लियर? बताओ। Mom, यस बेटा। Mom, I had a doubt. Why aren't we charging 20% outright on that 11 lakh and then otherwise we're splitting those amount and then charging according to the slabs? हाँ बेटा, ये हमेशा ऐसे ही होगा। स्लैब रेट्स का मतलब ही यही है, Mom, डायरेक्ट नहीं लगता है। Mom, why? डायरेक्ट तो कभी भी नहीं लगता है बेटा, एग्जिस्टिंग में भी नहीं लगता है, न्यू में भी नहीं लगता है। उसका यही होता है कि 2 लाख तक आप इतना करो, उससे ज्यादा है तो इतने का फिर इतना लगेगा, उससे भी ज्यादा है तो इतना लगेगा, उससे भी ज्यादा है तो इतना लगेगा। ऐसे ही नहीं होता है कि आपको ये देखना है कि 11 लाख है, 11 लाख मेरा यहाँ पे लाई करता है तो मैं डायरेक्ट 20% दूंगी, ऐसे नहीं लगता है। आई थिंक सो, मतलब मैंने ना पहली बार कराया है, पता नहीं है तुम लोग किस, जिसने टैक्स में पढ़ा हुआ है, सीए में सॉरी, कैसे लगता है? मेरी तरह लगता है या फ्लैट लगता है? क्योंकि आई डोंट हैव बुक। मेरे ख्याल से तो इट इज एज प्लस स्लैब ओनली, क्योंकि न्यू एग्जिस्टिंग स्कीम में भी स्लैब रेट्स हैं आपके। Okay, Mom. बेटा जो सीए कर रहे हैं, तुम्हारी क्लास में कर रहे हैं बच्चे सीए, Yes, Mom. उन्होंने पढ़ा होगा ना, कैसे कराया है तुम्हारे उसने सीए की क्लासेस में? एज पर स्लैब और एज पर डायरेक्ट? Mom, I'm not doing CA, Mom. नहीं नहीं, मैं दूसरे बच्चों से पूछ रही हूँ जो सीए कर रहे हैं। No one is doing CA. अरे आई एम नॉट गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स। मैम कर रहे हैं, पर शायद भी क्लास में वो लोग ना हो। क्या बेटा? मैम वो खुद का क्लास ले रहे होंगे अपना सीए का म्यूट करके। अच्छा अच्छा, ओके। सो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे काफी बार होता है ना, जो सीए बच्चे कर रहे होते हैं उनको ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन लोगों का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है हमेशा क्लास में ना, मतलब दे ऑलवेज आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस, और सिंस दे नो इट तो हमेशा अच्छा इंटरेक्शन रहता है। तो तुम्हारी क्लास वाले बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं इस पेपर को, तो चलो करने दो। मेरे अकॉर्डिंगली बेटा दिस इज एज पर स्लैब। I'll confirm it again, अगर कुछ होगा तो मतलब I'll tell, ठीक है, to Nancy, she will forward it, but मेरे accordingly it is as per slab, जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन है, मतलब 99% this is as per slab only। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं करोगे 11 लाख है तो डायरेक्ट 20% दे दो, ऐसे नहीं है, ये फ्लैट रेट नहीं है। बस ये रेट है कि आप एग्जेम्पशंस और ये छोड़ो, आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करो कि 2.5 लाख तक है तो 0, नेक्स्ट इस पे इतना दे देना, नेक्स्ट पे इतना दे देना, नेक्स्ट पे इतना दे देना, ये रहा तुम्हारा टोटल, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेशन होती है। Yes, Mom. Okay, so next important term is 8, that is capital receipt versus revenue receipt. So this is not very important for your examination point of view. Nobody asked this particular question, so this is only for reading. ठीक है, वैसे कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स बाय you have already studied your account paper, so you know it। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, which are one time or receipts which you don't receive as in the form of a frequent intervals। revenue receipts are the ones which you receive in a frequent interval period of time, जैसे every month you are getting, जैसे house rent हो गया, so you are getting it every month, so it is a revenue receipt, ठीक है। So as per the law, capital receipts are usually exempt from tax unless they are expressly taxable, this is the rule। हम जब capital gains करेंगे ना, हम फिर से statement को पढ़ेंगे। Usually as a rule, capital receipts are usually exempted from tax unless in the law it is written that they are taxable, ठीक है। And revenue receipts are usually taxable unless they are expressly exempt from tax, जैसे आपकी agricultural income है, this is a revenue receipt, you receive it every year, right? It is in the form of frequent intervals, but it is completely exempted from tax, ठीक है। सो ये रूल चलता है, इसके अलावा there are lot of points which you can discuss
for your own knowledge. It has nothing to discuss in the class. It has nothing, difficult to discuss in the class. So you can read it. I'll share my PPT. You can read it. और अगर कोई doubt होगा तो you can ask me in the next class. इसके बाद आता है permanent account number. You all know about PAN, right? So PAN is basically a 10-character alphanumeric identifier which is issued in the form of a laminated PAN card by the Indian Income Tax Department to any person who applies for it or to whom the department allots the number without any application. ठीक है? So either the person apply for it, or sometimes during the proceedings the department, if they feel that this particular person should be having the PAN number, they can allot the PAN to that particular person. ठीक है? So this is how this PAN particularly looks like. The PAN holder name, the father's name, date of birth, the PAN number and the signature along with one photograph. ठीक है? Anyone can apply for it. So what all are the utilities? It enables the department to identify, link all transactions of the PAN holder with the department. These transactions include tax payments, TDS. TDS is basically tax deducted at source. TCS is tax collected at source. Credits, returns of income, specified transactions, correspondence, etc. and so on. So this is basically helps in identifying as well as linking all the transactions of the particular person during the previous year. Because at the time of filing the ITR also you need to have the PAN. ठीक है? PAN ही इनकम टैक्स अथॉरिटीज में हेल्प करता है सारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने में और लिंक करने में. TDS, TCS concept we will do later on. Then it facilitates easy retrieval of information of PAN holder and matching of various investments, borrowings and other business activities of PAN holder. How they can help in matching? Because there are a lot of transactions in which it is compulsorily required to show your PAN number. If you don't show it, you will not be able to make that particular transaction. कुछ ऐसी transactions है, अभी we will discuss. वहाँ पे it is very important to show your PAN number, otherwise you will not be able to do that particular transaction. तो जहाँ पे PAN दिखा के transaction करोगे तो वो automatically आपकी information record हो जाएगी. ठीक है? So these are the categories of the people who can obtain the PAN. So every person, if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable during the year exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax. So what is the maximum amount which is not chargeable to tax? 2,50,000 for the individuals or HUF. ठीक है? HUF में क्या है? कर्ता का देखते हैं. So if he is 60 years or less than, तो उसकी 2,50,000 है. If it is 60 years but less 60 years or more but less than 80 years तो उसके लिए 3 lakhs है, and greater than 80 years के लिए it is 5 lakhs. तो वो मैक्सिमम अमाउंट है. जिसकी भी मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है उसको पैन लेना पड़ेगा. Then a charitable trust who is required to furnish return under section 139(4)(a). So this is as per the return, returns का ये section है जिसमें charitable trust is required to have the PAN number. तो जो भी charitable trust जिसको return file करना है under this section, they have to have the PAN. Then every person who is carrying on any business or profession whose total sale, turnover or gross receipts or is likely to exceed 5 lakh rupees in any year. So अगर कोई भी person कोई business या profession कर रहा है और उस business और profession से उसका sale, revenue या फिर कोई भी gross receipts 5 lakh से ज़्यादा है, या फिर every person who intends to enter into a specified financial transaction in which कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी. जो मैं ट्रांजैक्शंस की बात कर रही थी जहां पे आपको कोट करना पड़ता है. और यहाँ पे देख लो पर्सन है, पर्सन इंक्लूड्स ऑल द 7 कैटेगरीज. ठीक है? देन एवरी नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन एंड पर्सन एसोसिएटेड विद देम. कौन कौन से पर्सन है जो एसोसिएटेड है? लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिस बियरर, such person or any person competent to act or on behalf of such person. ठीक है? ये लोग या कोई ऐसा पर्सन जो इनके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है. काफी बार होता है ना, जैसे वो होता है ना बाय ऑफिस भी आप काफी बार एक डायरेक्टर है विच इज ऑन लीव, तो आपने उसके अगेंस्ट लीव किसी डायरेक्टर को रखा हुआ है, तो दैट पर्सन is competent to act on behalf of that particular director.
तो अगर इन सब कैटेगरीज का कोई और ये कैटेगरी नहीं है या वो लीव पर है या कुछ भी केस है, तो उस केस में कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हु इज कैपेबल इनफ टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, तो उन सब के लिए भी इट इज मैंडेटरी इफ ड्यूरिंग द previous year the financial transactions entered by them is exceeding 2,50,000. ठीक है, सो अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन है जो 2,50,000 से एक्सीड कर रही है, तो उस केस में जो भी, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन और पर्सन एसोसिएटेड विद देम. ठीक है, सो नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन में क्या आ गई आपकी फॉरेन कंपनीज, कोई भी फॉरेन एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोई भी फॉरेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो सब आ गए इसमें और सारे पर्सन एसोसिएटेड विद देम. Then person specified by the central government. So central government has this power to notify any person to apply for PAN. So in order to collect any kind of information which they deem fit, they can ask anyone to apply for the PAN, and then they can use that particular PAN number in order to record any kind of information they are getting from that person. Then allotment by assessing officer of his own. Assessing officer क्या होता है? He is the person who actually access our income after we furnish our returns. तो जैसे हम रिटर्न फाइल कर देते हैं तो एक एक्सेसिंग ऑफिसर अलॉट होता है जो हमारी पूरी इनकम को इवेलुएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई हैव फाइल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ माय एम्प्लॉयर हैज फाइल्ड. एम्प्लॉयर क्या है, फाइल नहीं करता, वो क्या करता है, टीडीएस काटता है, मेरे को टैक्स काट के पेमेंट देता है. तो जो भी वो टीडीएस पे किया होगा तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन होगी कि मेरे एम्प्लॉयर ने ये कट करके मुझे इन्फॉर्मेशन दी है. ठीक है, या फिर जैसे सपोज मेरी इन्वेस्टमेंट थी किसी बैंक में, फिक्स डिपॉजिट था मेरा ग्रेटर देन से नॉट फिक्स डिपॉजिट, नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट में मेरे 10 लाख रुपीज पड़े थे, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट पड़ता था. अगर मेरा इंटरेस्ट वो ड्यूरिंग द ईयर अगर एक्सीड करता है मिनिमम अमाउंट से, आई थिंक इट इज 1 लाख, तो अगर वो इंटरेस्ट ज्यादा पड़ता है मेरा, तो मेरा बैंक भी डिडक्ट करेगा, टीडीएस काटेगा और किसको सबमिट करेगा, गवर्नमेंट को. सो गवर्नमेंट इज मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी असेसिंग ऑफिसर निकालेगा, जो मैंने खुद भरी है, मेरे बैंक ने भरी है और मेरे उसने भरी है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने, और उससे ही विल मैच एवरीथिंग. सो काफी बार क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर अगर उनको लगता है कि पैन इज इम्पोर्टेंट, तो दे कैन अलॉट पैन टू एनी नंबर, मतलब एनी पर्सन, या फिर they can ask them to apply for the same. So any person can apply for PAN. The minimum age limit for applying for a PAN is 18 years. Student can apply for a PAN as long as they are above 18 years of age. However, in case of a minor, their parents can apply for the PAN card on their behalf. Okay, so you people are also eligible to get a PAN. It is not required on your part until and unless your total income is exceeding the maximum amount which is not chargeable to tax. But there is no kind of limitations that you cannot apply. You can apply every any time during your life, but अगर जैसे मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर कंपल्सरीली हो जाता है, मतलब उसमें फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते कि मेरे पास पैन नहीं. Then linking of PAN with Aadhaar, this is basically introduced in Finance Act 2017, in which it was required that every person whosoever who is eligible to obtain Aadhaar, he has to quote that Aadhaar number while applying for PAN or furnishing return of income with effect from 1st July 2017. इसका मतलब ये है कि अब आधार जो हम लोगों के पास भी एकदम से आया था कि अपने आधार कार्ड को जो भी है उसको लिंक कर लो विद योर पैन, क्योंकि आधार इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो उससे क्या होता है कि आधार जो इंडिविजुअल का है, अगर आप उसको हर चीज से लिंक कर दोगे तो एक आधार नंबर इज इनफ to identify the person, to identify the income that he is earning, to identify how much he is paying to tax to the government, what in which particular locality he is residing, what his address, and kis constituency mein he is eligible to give vote. So every information is now linked with Aadhaar. तो PAN को भी 2017 के एक्ट में बोला गया था कि अब PAN भी compulsorily you have to link with Aadhaar. ठीक है, then holding of more than one PAN is not allowed. Penalty of 10,000 is liable to be imposed under section 272B of the Income Tax Act for having more than one PAN.
If a person has been allotted more than one PAN, then he should immediately surrender the additional PAN cards. ठीक है? So it should be just one PAN only. These are the transactions in which the quoting of PAN is mandatory by every person except the central government, the state government, and the consular offices. So इसके अलावा it is mandatory on each and every person, including all the categories of person, to quote the PAN. ठीक है, अगर कोई भी सेल या परचेज हो रही है फॉर मोटर व्हीकल और अ व्हीकल अदर देन टू व्हील्ड व्हीकल्स, टू व्हील्ड के केस में इट इज नॉट रिक्वायर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट एनी सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल और व्हीकल्स, मतलब कार्स की, ट्रक्स की, बस की, किसी की भी अगर कोई भी सेल या परचेज हो रही है तो पैन दिखाना पड़ेगा. देन ओपनिंग एन अकाउंट other than a time deposit and bank saving deposit account with a banking company or a cooperative bank. ठीक है, अगर कोई भी आप अकाउंट ओपन कराते हो, ऑल्दो अब आपका जो पैन जो आधार कार्ड है अब बेसिकली सारे अकाउंट से भी लिंक हो ही गया इन एनी केस, बट पैन इज रिक्वायर्ड इन फॉर ओपनिंग द अकाउंट अदर देन आप कोई टाइम डिपॉजिट या फिर कोई बैंक डिपॉजिट कर रहे हो जैसे सेविंग्स अकाउंट होते हैं, उस केस में इट इज नॉट रिक्वायर्ड. देन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ क्रेडिट या डेबिट कार्ड, उसमें पैन दिखाना है. Opening of a demat account with a depository, participant, custodian of securities or any other person with SEBI. So अगर कोई भी आप demat account बनवा रहे हो for your online trading in securities, depository या किसी के साथ भी, तो उस केस में भी पैन दिखाना पड़ेगा. Then payment in cash of an amount exceeding 50,000 to a hotel or restaurant against bill at any one time. ठीक है, अगर कोई रेस्टोरेंट और होटल में आपकी कोई भी पेमेंट कैश से कर रहे हो आप और इट इज एक्सीडिंग 50,000, अगर बैंक से कर रहे हो तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर कैश से कर रहे हो तो पैन दिखाना पड़ेगा. सिमिलरली अगर आप 50,000 से ज्यादा अगर कोई कैश में आप कोई ट्रैवल कर रहे हो टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, वहां पे भी यू हैव टू शो योर पैन. Then payment of an amount exceeding 50,000 to a mutual fund for purchase of its units. अगर mutual fund की unit के लिए पे कर रहे हो 50,000, तो you have to show your PAN. यहाँ पे कैश नहीं है, it means कोई भी फॉर्म कोई भी मीडियम यूज करो 50,000 से ज्यादा है तो पैन दिखाना पड़ेगा. Then payment of an amount exceeding 50,000 to a company or an institution for acquiring debentures or bonds issued by it, वहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा. Then payment of an amount exceeding 50,000 to RBI for acquiring bonds issued by RBI. Deposit of cash exceeding 50,000 during any one day with a banking company or a cooperating bank. अगर कभी भी किसी एक दिन में 50,000 या उससे ज्यादा का कैश आप डिपॉजिट कराने जाते हो, वहां पे पैन दिखाना पड़ेगा. इसलिए यूजुअली लोग 49,900 या ऐसे करके डिपॉजिट कराते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू शो देयर पैन. Then payment in cash for an amount exceeding 50,000 during any one day for purchase of bank drafts or pay orders or bankers checks from a banking company or a cooperative bank. So अगर कोई भी cash 50,000 से ज्यादा अगर आप कोई भी बैंक ड्राफ्ट खरीद रहे हो, पे ऑर्डर या कोई भी बैंकर्स चेक ले रहे हो बैंकिंग कंपनी से, तब भी पैन दिखाना पड़ेगा. So there are many more you can read. ठीक है, टाइम डिपॉजिट यूजुअली द लिमिट इज 50,000. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी अगर 50,000 से ज्यादा का पे करोगे तो आपको पैन दिखाना पड़ेगा. सिक्योरिटीज बेचोगे अगर वो 1 लाख से ज्यादा है ट्रांजैक्शंस की अदर देन शेयर्स, तब भी पैन दिखाना पड़ेगा. कोई आप सेल या परचेज करते हो कोई भी शेयर विच आर नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो भी पैन दिखाना पड़ेगा. सो दे आर मेनी मोर. ठीक है, यू कैन रीड फॉर योर ओन नॉलेज. So in सारी transactions में it is required to show the PAN. और अगर requirement है to show the PAN, it means you definitely have to apply for the PAN. You have to have the PAN, otherwise you will not be able to do all these transactions जिसमें भी limit लगी है. ठीक है, should I move? किसी को कोई doubt है तो पूछ लो. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, if Aadhaar card is used to identify any kind of information regarding the person, then ma'am, why we are issuing PAN card for every person? What is the use of it? बेटा पैन कार्ड क्या था, अभी आधार कार्ड तो नया आया है ना. पैन कार्ड हमेशा से इनकम टैक्स रिलेटेड रहा है कि पैन जो है परमानेंट अकाउंट नंबर इज ऑलवेज इशूड टू द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट.
ठीक है, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी करती है, आपकी गवर्नमेंट नहीं करती है, आधार करती है गवर्नमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आपका जब इनिशियली क्या था, आप लोगों के वो थे क्या कहते हैं, वोटर आईडी कार्ड से, पैन थे, ये बहुत पहले से है। जब आधार आया जिसमें ये डिसाइड हुआ कि देयर शुड बी वन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जब वो आया उसके बाद हर चीज को बोला गया कि आप इससे लिंक कर दो। यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है दैट दे हैव वन यूनिक आइडेंटिफिकेशन व्हिच इज फॉर द पर्सन। ठीक है, एक इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। सो उसमें क्या है कि इफ यू लिंक एवरीथिंग विद दैट पर्टिकुलर नंबर, तो उस पर्टिकुलर आधार नंबर से क्या होगा, आप उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड से उसकी सारी इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देन उसके वोटर आईडी से वो किस कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी में से बिलोंग करता है वोट देने के लिए। ठीक है, जैसे बहुत लोगों के पास होता है ना कि बहुत वोटर आईडी कार्ड मतलब होते हैं उनके पास, वो सरेंडर नहीं करते हैं, जहां पे भी जाते हैं नया बनवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इससे लिंक करो। सिमिलरली बैंक के सारे क्यों लिंक कर लिए, सिर्फ इस वजह से लिंक कर दिए क्योंकि पता होना चाहिए कि इंसान के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है और वो कितना उसका टैक्स बन रहा है कितना, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग्स हो चाहे डिपॉजिट्स हो, किसी भी टाइप का, यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट। तो हर चीज को एक पर्सन से लिंक करने के लिए आधार कार्ड को बोल दिया गया कि आप हर जो डिफरेंट एक्टिविटीज अभी अलग अलग हो रही थी, आप उन सबको आधार से लिंक कर दो। सो एक आधार नंबर विल बी इनफ। अब जैसे सपोज अब एक न्यू बेबी भी आता है ना, जब बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उस टाइम भी दोनों पेरेंट्स का आधार उससे लिंक होता है। तो मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल का जब यूनिक आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो सब कुछ देखना है। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हो आज की डेट में, वहां पे भी आधार इज कंपल्सरी। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो वहां पे भी आधार इज कंपल्सरी। तो इन अ वे दे आर क्लबिंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इनटू द आधार। बस यही पर्पस है। ओके मैम। ठीक है, और पैन बहुत स्टार्टिंग से मतलब पैन इज रिलेटेड to the account number of that particular person in the income tax authority. Aadhaar number is a unique number which is identifying the individual, which is given to a particular individual. ठीक है, तो दोनों का थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने अपना एक नंबर दिया हुआ है उस इंडिविजुअल को एज अ टैक्स पेयर बिकॉज ही इज लायबल टू पे टैक्स टू देम। ओके मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी टर्म आती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स. So as per section 2 subsection 29C, it is defined as the rate of income tax including surcharge if it is applicable. ठीक है, in relation to the highest slab of income in case of an individual, association of person and body of individuals as specified by the relevant finance act. ठीक है, आप suppose एक individual है who उसकी चाहे कोई भी एज हो, मैक्सिमम जो उसका मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है वो 30% है ना, अबाउ 10 लाख उसको 30% पे करना है। तो 30% अबाउ उसको पे करना है, तो इसका मतलब उसके लिए हाईएस्ट स्लैब रेट हो गई 30%. नाउ सपोज द पर्सन्स इनकम इज लेस देन से 50 lakhs. ठीक है, तो अगर उसकी 50 लाख से कम थी तो ही इज नॉट लायबल टू पे एनी सरचार्ज, तो उसका जो स्लैब रेट रहेगा वो 30 रहेगा, और उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो. ठीक है, 4%. ठीक है, देखो 30% है और उस पे मैं 4% ऐड कर रही हूँ. ठीक है, तो इट इज 31.2. इट मींस 31.2 इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स फॉर द इंडिविजुअल हु इज नॉट लायबल टू पे सरचार्ज. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स विद मैक्सिमम surcharge. अब मैक्सिमम सरचार्ज कितना है 37%. सो 30 प्लस 37%. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 41.1. सो अगर कोई इंडिविजुअल है जो मैक्सिमम यानी अबाउ 10 करोड़ उसकी इनकम है और मैक्सिमम सरचार्ज लग रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कितना होगा 41.1%. और इसी में अब आप हेल्थ एंड एजुकेशन भी जोड़ दो तो इसकी टोटल हो जाएगी 42.744%. ठीक है, सो द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज दैट कि इंडिया में जो सरचार्ज नहीं लग रहा वो मैक्सिमम कितना पे कर रहा है 31.2% टू द गवर्नमेंट, और जो इंडिविजुअल
मैक्सिमम सरचार्ज पे कर रहा है उसके लिए मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कितना होगा 42.744%। सो ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कंट्री में सबसे ज्यादा टैक्स कितना है जो एक इंडिविजुअल पे कर रहा है। ठीक है, मैम उसके एक बार बाद repeat कर दो। यस अच्छा रिपीट कर दो सॉरी। सो इसमें क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज टॉकिंग अबाउट what is the maximum rate which an individual has to pay to the income tax authorities, कितना मैक्सिमम है। तो अगर हम अपनी स्लैब रेट्स की बात करें, हमारा मैक्सिमम है, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे न्यू स्कीम हो, मैक्सिमम है 30%। ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल है कोई, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, विद सरचार्ज विदाउट सरचार्ज। अगर उसको कोई सरचार्ज ही नहीं पे करना तो 30% इज द मैक्सिमम रेट विच ही हैज टू पे, एडिशनल 4% तो देना ही पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सो इट इज 30 प्लस एडिशनल 4% ऑफ ऑन 30 1.2, so 31.2% is the maximum rate which an individual has to pay to the income tax authorities in case he is not having any income greater than 50 lakhs, मतलब सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर उसी केस में कोई इंडिविजुअल है जो सपोज उसकी इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर है, तो उस केस में अगर सरचार्ज लगेगा, मतलब मैक्सिमम सरचार्ज लग रहा है जो है 37%। सो अगर वो है केस विद सरचार्ज है तो 30 प्लस 37% ऑन 30 आपका आ गया 41.1 और उस पर एडिशनल 4% लग गया आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो वो बन गया आपका 42.744। सो मतलब जो रिचेस्ट होगा ना इंडिया में, रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि ग्रेटर देन 10 करोड़ जिसकी इनकम होगी, वो मैक्सिमम कितना रेट पे कर रहा है टैक्स का इंडिया में 42.744%। ठीक है, और जो भी पर्सन है हु इज अर्निंग लेस देन 50 lakhs वो कितना पे करेगा, मैक्सिमम 31.2%। ठीक है, सो दीज आर द मैक्सिमम, द रेस्ट ऑफ द पीपल कैन पे अकॉर्डिंग टू देयर स्लैब रेट्स, बट ये हाईएस्ट है, मतलब इससे ज्यादा नहीं पे करता। जो रिच होगा ना इंडिया में वो 42.744 ही पे करेगा, इससे ज्यादा पे नहीं करेगा। ये हमारा मैक्सिमम है इंडिया के इनकम टैक्स के हिसाब से, ये मैक्सिमम रेट है जो उनको पे करना है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके, एक और चीज रहती है, रेलेवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन computing income. ठीक है, so basically there are two types of accounting methods, mercantile which is running on the basis of accrual system and cash system. You know it very well. Accrual means you have to record the income as and when you have got the right to receive it, irrespective of the fact whether you receive or not. At the same time you record the expenses as and when they are accrued, right, irrespective of the fact whether you have paid it or not. ठीक है, ये accrual basis हो गया, और कैश बिल्कुल कैश बेसिस पे चलता है। सो आपके 5 हेड्स हैं। ठीक है, सो इसमें लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 145 इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 2 हेड हैं आपके, पीजीबीपी के और अदर सोर्सेज के, वो हमेशा कैलकुलेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड बाय द एसएससी। ठीक है, इसका मतलब एसएससी अगर मर्केंटाइल पे कर रहा है तो उसकी सारी कंप्यूटेशन मर्केंटाइल के बेसिस पे होगी, अगर कैश पे कर रहा है तो कैश के बेसिस पे होगी। ये मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने ऑप्शन दिया हुआ है, अगर किसी की पीजीबीपी इनकम उसको कैलकुलेट करनी है या अदर हेड की कैलकुलेट करनी है, तो अगर कोई भी वो चूज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग से इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं आप टैक्स दे दो। उसके अलावा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स, इसमें मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो, गवर्नमेंट आपको सिर्फ जो उसके एक्ट में जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेगी। अब जैसे सैलरी आप भले ही अक्रूवल बेसिस पे बनाओ, चाहे आप रिसीव बेसिस पे बनाओ, आपका जो एक्ट है जिसमें सैलरी की कंप्यूटेशन है उसमें वो ये बोलता है कि आपको वो रिकॉर्ड करनी है whether on the basis of accrual or on the basis of cash, but whatever comes first, चाहे अक्रू फर्स्ट हो जाए चाहे रिसीव फर्स्ट हो जाए, आप तभी मतलब आप पेबल हो टैक्स गवर्नमेंट को पे करने के लिए, ये आपका रूल कहता है। इसमें आपका इररेलेवेंट होता है कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आपकी तीनों में कैलकुलेशंस होगी जो आपका
पर्टिकुलर कंप्यूटेशंस के सेक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अभी दोबारा रिपीट होगी जब हम इंडिविजुअल हेड करेंगे, बट अभी के लिए बस दिमाग में डाल लो कि पीजीबीपी और अदर सोर्सेज में जो असेसी यूज कर रहा है उसी के बेसिस, जो अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहा है रिकॉर्डिंग के लिए उसी बेसिस पे होगी। और उसके अलावा सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स में इररेलेवेंट है, क्योंकि कैलकुलेट कैसे होगी, जो सेक्शंस में लिखा हुआ है, जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अब मैं एग्जांपल्स पढ़ रही हूँ। मिस्टर ए इज रनिंग अ शॉप, he is following a mercantile system of accounting. In this case the income, running a shop है ना, so basically इसका एक बिजनेस है, राइट? सो बिजनेस है, तो इस वजह से अगर वो मर्केंटाइल कर रहा है तो इनकम टैक्स में जो उसकी इनकम चार्जेबल होगी पीजीबीपी में, वो भी एज पर मर्केंटाइल ही होगी, क्योंकि पीजीबीपी में अलाउड है। उसके बाद सपोज Mr. B is running a shop and he is using a cash system of accounting. तो पीजीबीपी की इनकम है, तो जो यूज कर रहा है इसमें कैश यूज कर रहा है, तो कैश बेसिस पे ही होगी। अब सपोज मिस्टर सी इज अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड ही इज मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ हिज ट्रांजैक्शंस। ही इज रिकॉर्डिंग हिज सैलरी इनकम इन द बुक्स on an accrual basis, that is following mercantile system of accounting. In this case, although Mr. C is following the mercantile system of accounting, but for the purpose of income tax, that is computation of taxable salary income, the salary will be charged to tax on due or receipt basis whichever is earlier. ये आपका रूल कहता है इनकम टैक्स का, कि आपको सैलरी कब करनी है रिकॉर्ड, चाहे रिसीव हो जाए चाहे ड्यू हो जाए, जो भी पहले हो जाए वो आपको करनी पड़ेगी, irrespective of the fact whatever accounting method you are using. इसमें इसका कोई यूज नहीं है। Mr. D is having 3 flats, ठीक है, all of them are rented by him and he is maintaining regular books of account to record his rental income. He made book of account on cash basis. His rental income will be charged to tax under the head income from house property, and in this particular case, even if he is following cash systems of accounting, it has no relevant able to tax using the sections 22 to 27. जो sections लिखे हुए हैं ना इनकम टैक्स एक्ट में वही होंगे, इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहा है कोई रेलिवेंस नहीं है। तो बस पीजीबीपी और अदर सोर्सेज का याद रखना कि उसमें अकाउंटिंग सिस्टम जो यूज होता है उसी के बेसिस पे होता है। उसके अलावा कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी, इसमें नहीं रेलिवेंस होता। ठीक है, लास्ट मिसलेनियस पॉइंट्स। ठीक है, आपके 5 मिनट के रहते हैं और आपके शायद 5 मिनट ही बचे हैं क्लास की ओवरऑल की। अभी तक क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है पुराने वाले पॉइंट में? नो मैम। आई नो, मैं ना थोड़ी सी फास्ट चल रही हूँ, बट ये ना अभी ना बार बार रिपीट होंगे, तो आप लोगों को मतलब एंड ऑफ सेमेस्टर तक में सारी चीजें रट जाएंगी जो अभी मैं इनिशियली कंसेप्ट्स करा रही हूँ। Then miscellaneous points में income tax is an annual tax on income. It is be levied only once in a year. ठीक है, so it's annual tax. It is always levied on the total income or net tax. ठीक है, so it is always on the income which is equals to gross total income minus all the deductions. मैंने आपको फॉर्मेट में भी दिखाया था, हमेशा हमारी टोटल इनकम, नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगता है। They are always fixed by the Annual Finance Act and not by the Income Tax Act. We have already discussed this कि हमेशा फाइनेंस बजट आता है, उस बजट को पार्लियामेंट में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, वहां पे डिस्कस होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, वो एक्ट बन जाता है और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स आते हैं। इसका मतलब आपका जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो सिर्फ प्रोविजंस बताता है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। जो टैक्स जो पे करना है वो रेट्स कौन बताता है? फाइनेंस एक्ट, वो इनकम टैक्स एक्ट नहीं बताता। वो सिर्फ प्रोविजंस ये बताता है कि कैसे कैलकुलेट करना है इनकम को। ठीक है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी इनकम, इन सब इनकम्स को कैसे कैलकुलेट करना है। जब टोटल बन जाती है, जब स्लैब रेट्स आएंगे ना, वो नहीं बताता इनकम टैक्स एक्ट, वो आपका फाइनेंस एक्ट बनाता है। ठीक है, सो द प्रोविजंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम आर गिवन बाय द इनकम टैक्स एक्ट एंड ये सब रिपीटिशंस है। तो यूजुअली जो आपका एक्ट होता है ना,
ये ध्यान से सुनना, जो आपका यूजुअली एक्ट आता है ना फाइनेंस एक्ट का, उसमें ना हमेशा 3 स्केड्यूल होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो पार्ट 1 होता है ना, वो जो एक्ट जिस साल आता है ना, उसी असेसमेंट ईयर का रेट बताता है। ठीक है, कि इस असेसमेंट ईयर में, जैसे फाइनेंस एक्ट 2021 आया ना, उसने बता दिया पहले पार्ट में, पहले स्केड्यूल में, कि असेसमेंट रेट 21-22 के लिए ये स्लैब रेट्स है। ठीक है, और वो अपने पार्ट 3 में क्या बताता है, नेक्स्ट ईयर का भी। ठीक है, पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 1 में तो करंट जो उसका अब असेसमेंट ईयर आने वाला है उसका बताता है, पार्ट 3 में क्या बताता है, नेक्स्ट का। ये क्यों बताया जाता है, ये इसलिए बताया जाता है, जैसे अब सपोज मुझे सोचो, ठीक है, मैं एम्प्लॉयड हूँ वेंकटेश्वरा कॉलेज की। अब फाइनेंस एक्ट 2021 आ गया, जिसमें आ गया असेसमेंट ईयर 21-22 के रेट्स भी आ गए, जिससे मेरा प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करके मैंने अपनी आईटीआर भर भी दी है। ठीक है, जुलाई में मैंने भर दी अपनी आईटीआर। बट अब इस साल जो भी मैं इनकम करूंगी, जो मेरा एम्प्लॉयर है उसको टीडीएस काट के मुझे पैसा देना है, तो मेरे एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए ना कि नेक्स्ट ईयर कौन सा, मतलब जो असेसमेंट ईयर आएगा 2023, उसमें क्या स्लैब रेट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो मेरी आज टैक्स कंप्यूट करके मेरा गवर्नमेंट को हर मंथली मेरा टीडीएस काट के देगा। तो मेरे एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए ना कि नेक्स्ट ईयर भी क्या रेट होने वाले हैं। तो वो फाइनेंस एक्ट 2021 में पार्ट 3 में होगा कि आपके नेक्स्ट जो ईयर्स है ना, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, उसके लिए आपके क्या टैक्स रेट्स होंगे, जिसकी वजह से आप मेरे करंट जो मेरा असेसमेंट ईयर है ना 21-22, इसके जो भी मेरे को सैलरी इनकम दोगे ना इस साल में, वो आप मेरी डिडक्ट कर करके गवर्नमेंट को दोगे। तो इसका मतलब जो फाइनेंस एक्ट 2020 होगा इससे पुराना, उसमें 2022 के पहले ही आ गए होंगे रेट्स। पार्ट 1 तो करंट बताता है, पार्ट 3 बताता है नेक्स्ट ईयर के। तो इसका मतलब हमेशा ये रिपीट में चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये पार्ट 3, अब जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आएगा ना फाइनेंस एक्ट 2022, उसमें ये पार्ट 3 हमारा क्या बन जाएगा, पार्ट 1। ठीक है, हमेशा एक एक्ट में दोनों बताने पड़ते हैं, तभी तो एडवांस टैक्स पे करोगे। ठीक है, और पार्ट 2 बस आपके नॉर्मल टैक्सेस बताता है, टीडीएस रेट्स कितने होंगे अपार्ट फ्रॉम सैलरी, क्योंकि ये तो सैलरी बताता है ना। मेरे एम्प्लॉयर को पता होता है मुझे कितना टीडीएस काट के देना है इस साल। ठीक है, क्योंकि उसको सारे रेट्स पता है अगले साल के, मुझे भी पता है कि असेसमेंट ईयर 22-23 में क्या रेट्स होंगे। और जो पार्ट 2 होते हैं वो सैलरी के अलावा सारे टीडीएस बताते हैं। ठीक है, तो आप अपने रेफरेंस के लिए यू कैन सी दिस फाइनेंस एक्ट, दिस पर्टिकुलर एक्ट, इट इज द कंप्लीट एक्ट एंड यू कैन सी कैसे कैसे पार्ट्स में इंफॉर्मेशन होती है। बट आपके जनरल नॉलेज के लिए हर एक्ट का पार्ट 1 स्केड्यूल आपका जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है जो आने वाला है, जिसके लिए रेट्स हैं, वो बताएगा, और पार्ट 3 बताएगा हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए सैलरीड क्लास के लिए। ठीक है, बिना सैलरी वालों का पार्ट 2 में रहेगा हमेशा। Your time is almost up.